नमस्कार। मैं इस बात की शुरुआत करना चाहता हूं मोदी जी के सत्ता में आने से लेकर के। मोदी जी को सत्ता में आते हुए अगर आप देखेंगे 2014 में, तो वो मतलब निस्संदेह एकदम सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि मीडिया की रथ पर सवार होकर के वो आए थे। मीडिया की बड़ी भूमिका रही थी। मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा या जिस तरह का प्रचार चलाया उसकी बड़ी भूमिका रही। दूसरी चीज है कि मोदी जी की जो छवि है, उस छवि के लिए मैं एक रामचरितमानस से एक बड़ा सुंदर लाइन है, जहिते नीच बड़ाई पावा तो प्रथमहि हति ताहि न सावा, अनल धूम संभव सुन भाई तही बुझाई घन पदवी पाई। कि जिस चीज का सहारा लेकर के वो आए, सबसे पहले उसी के ऊपर उसी का संहार किया, उसी को खत्म किया। और जो मीडिया हमारे यहाँ स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया थी, वो गोदी मीडिया में तब्दील हो गई। और यह चीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत पहले 2023 में जब इनका दौरा हुआ था यूएसए का, तो वहां पर सबरीना सिद्दीकी ने एक प्रश्न इनसे पूछा था, और इसके बाद इसी तरह से ट्रोलिंग उनकी भी शुरू हो गई थी, जिस प्रकार से हेली लिंक की हो रही है। वहां पर यूएसए का डिफेंस मिनिस्ट्री आकर के उसका बचाव करता है। तो यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। आप G20 की मीटिंग की अभी चर्चा हो रही है। G20 के मीटिंग में बाइडेन का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होने दिया गया था, और वो जब वियतनाम गए, वियतनाम में जाकर के उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर फ्री होकर के मानवाधिकार पर बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक छवि थी। अभी जो हेलीलिंक वाली बात हुई है, तो यह तो स्वीकार्य तथ्य है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में सबसे ज्यादा अगर प्रेस की स्वतंत्रता है तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि वहां हमेशा वो ऊपर के रैंक में रहते हैं। हेली लिंक ने जब ये प्रश्न पूछा, और बड़े ताज्जुब की बात है कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नॉर्वे की सरकार ने इस प्रकार से आयोजित किया गया था कि वहां पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। इसी बीच उन्होंने वो प्रश्न पूछा। और यहीं पर एक और बात गौर करने की है कि भारतीय पत्रकार भी वहां पर थी। सुहासिनी हैदर ने एक प्रश्न वहां नॉर्वे के राष्ट्रपति थे योनास गार स्टोरे, उनसे भी प्रश्न किया था, उसे भी रिप्लाई नहीं किया गया था। और हेली लिंक ने दोनों मुद्दे को उठाया था। अब आते हैं कि इसका जवाब कैसे दिया गया। तो बाद में हेली लिंक को बुलाया गया प्रेस विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वहां पर उनको कहा गया बात कहने के लिए। तो फिर वही बात है, जैसे जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसे दुल्हा थे वैसे ही बाराती सब बने हुए थे। तो हमारे जो अधिकारी थे उनसे प्रश्न पूछा गया कि भारत और नॉर्वे एक दूसरे के साथ मजबूत साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप वादा करते हैं कि आप अपने देश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को रोकेंगे? आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे? तो हमारी तरफ से जो जवाब दिया जा रहा था वो था कि हम जीरो का आविष्कार किए, हमारे यहाँ योग का आविष्कार हुआ, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस न करके समझिए कि वो पुराने समय में आप लोगों ने देखा मनोज कुमार की कोई मूवी चला देते तो वो ज्यादा सुंदर होता, वो ज्यादा अच्छा से जवाब देता कि किस किस चीज का भारत ने किया और क्या क्या चीज किया। लेकिन इसके कारण जो बातें उभर करके सामने आप देखेंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ही स्वीडन के द्वारा वीडेम एक एसोसिएशन है जो लोकतंत्र के प्रचलन पर अपना रिपोर्ट जारी करती है, जो 2014 में 179 देशों में भारत का रैंकिंग वहां पर 65वां था, जो अभी लुढ़क करके 105 तक चला गया है। तो यह एक बहुत बड़े पतन को दिखला रहा है। और ये पतन आप देखिए यहीं तक नहीं रुक रही है। आपने देखा होगा कि भारत में पहली बार संसदीय इतिहास में ऐसा हुआ कि धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। तो यह एक बहुत बड़ा संकट है, और भविष्य में बहुत बड़े संकट के रूप में हमारे सामने आने वाली है, जहां पर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, अपने मन की बात बतलाते हैं, लेकिन हमारे जन सरोकार से जुड़े हुए किसी भी सवाल का जवाब देने से बच जाते हैं। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात होती है कि ऐसा प्रश्न उठाने वाले ऐसे मंच जहां पर ये प्रश्न उठाए जाते हैं, उनकी लगातार ट्रोलिंग की जाती है, उन पर लगातार हमला किया जाता है। ये बहुत चिंतनीय बात है, इससे हमें उबरना होगा। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने बहुत गहराई से इसका विश्लेषण आपने किया, और वास्तव में ये चिंता की बात है। केवल एक प्रश्न और जवाब ना मिलने का, या जिस तरह से जवाब दिएगा, केवल ये सवाल नहीं है, ये पूरा डेमोक्रेसी का सवाल है जो पूरे देश के अंदर खतरे में है। मैं अब तिवारी जी के पास आता हूँ। तिवारी जी, आपने सभी पैनलिस्टों की बात आपने सुनी है, और आप क्योंकि बनारस से आते हैं इसलिए आपसे विशेष उम्मीद है कि आप जो है इस प्रश्न के ऊपर अंतर्दृष्टि अपनी डालेंगे। जी सर, देखिए
जब भारत की बात होती है, ये युगों से ये भारत एक बौद्धिक देश माना जाता था और यहाँ का प्रतिनिधि जाकर के विवेकानंद जी ने वहाँ झंडा गाड़ दिया, अकेले माना जा रहा था क्या है। या अगर हम देखें तो यहाँ लोग उम्मीद करते हैं कि पंडित नेहरू जैसी कोई बात आएगी, मोरारजी देसाई जैसी कोई बात आएगी, इंदिरा गांधी जैसी कोई बात आएगी, राजीव गांधी जैसी कोई बात आएगी। लेकिन ये एक विडंबना ही है कि इस समय हमारे देश का प्रतिनिधित्व मोदी करते हैं और मोदी के अलावा बाहर भी बात रखने के लिए कोई नहीं जाता है। हमारे यहाँ दूसरी सरकारों में भी अटल बिहारी वाजपेयी जाया करते थे और ये तरह से माने ये पूरे देश की वहां अभिव्यक्ति हो जाया करती थी। लेकिन अब तो देश की बात रखने के लिए केवल मोदी हैं और मोदी की स्थिति ये है कि वो बिना कुछ लिखे पढ़े, बिना प्रॉम्प्ट के अपना बिना प्रॉक्सी के वो एक शब्द बोल ही नहीं सकते हैं। उनके साथ ये भी दिक्कत है और मीडिया के सामने हो या ऐसी जगह वो असहज स्थिति महसूस करते हैं जहां उनको सीधे सीधे फेस करना हो, अपने देश में भी और बाहर में भी। हम देखें कि वो जब भाषण भी करते हैं तो जहां वो बिजली चली जाती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, एकदम गूंगे बहरे हो जाते हैं। वो ऐसी हालत में कोई भी सवाल उनको असहज तो करता है, शायद इसीलिए वो देश में भी कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उनके साथ चूंकि सुविधा है, वो टेलीप्रॉम्प्टर लेकर के बैठ जाते हैं या ऐसे लोगों को बुला लेंगे, अक्षय कुमार को बुला लेंगे, उनको बुला लेंगे, आम कैसे खाते हैं, ये कैसे खाते हैं, इतनी ऊर्जा आपके पास कहाँ से आ जाती है, और तो अपना एक सवालों का जवाब। लेकिन जब आप ओपन प्रेस में जाते हैं तो जो भी पत्रकार है, छोटा से छोटा पत्रकार भी हो, तो वो दुनिया की खबर रखता है और उसके प्रश्नों को तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा। उसके उनके और एक ही पत्रकार नहीं होते हैं, जितने पत्रकार हैं सब के सब अपने फील्ड के माहिर पत्रकार होते हैं। तो उनको फेस करने के लिए तो निश्चित रूप से उस तरीके की मेधा चाहिए, सर्वांगीण अपना व्यक्तित्व चाहिए, वो चीज इनमें है नहीं। तो फल ये होता है कि ये मोदी 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 करके जो गोदी मीडिया लेकर के जाते हैं, ये उन्हीं को लेकर के। अब जैसे वहां के पत्रकार है, अब ये लोग नॉर्वे में तो कुछ नहीं कर पाए, अब यहाँ करके नॉर्वे में तो चीन की प्रॉक्सी है और तो जासूस है, वो तो भारत का विरोध करता है। ये अनाप शनाप तरीके से बातों को, उसको जो असली चीज है, जो उसने एक बात कहा, उस बात का जवाब न तो वहां दिया गया और न तो यहाँ दिया गया, न तो यहाँ आने वाले दिन में भी दिया जाएगा कि आखिर आप मानवाधिकार का यहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोग असुरक्षित क्यों हैं। और अगर हम आपका साथ दें तो केवल आर्थिक रूप से आप केवल धंधा करने के लिए आ रहे हैं, आप केवल बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, या हमारी सामाजिक समरसता भी होगी। ये मानवाधिकार पर भी हम लोग एक दूसरे के अगल बगल खड़े होंगे, जो दुनिया की क्या ये जो पर्यावरण की समस्या है और जो दुनिया में मानव के जीवों के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाला है, आप उसमें क्या होगा। और अगर आप हमारे साथ बिजनेस करने आए हैं तो हमारा बिजनेस भारतीय जनता और नॉर्वे की जनता के साथ हो रहा है, या आप अपने चंद मित्रों के लिए आप यहाँ पर धंधा जुटाने आए। तो इन सब बात का जवाब चूंकि इनके पास नहीं था, ये नहीं दे सकते थे, और वो आदमी बातों को छिपाने की कोशिश करता है जब उसके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। ये प्रश्नों का जवाब तो खुले मन से तो वही आदमी दे सकता है जो अंदर बाहर एक हो, अपना कबीरदास की तरीके से कि अंदर बाहर जो कुछ भी है सब है एक है। तो ऐसी हालत में मोदी जी असहज हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में उनको अच्छा ऐसा नहीं कि आज की तारीख में भी देश की बात रखने वाले लोग नहीं हैं और इनके सरकार में लोग नहीं है, लेकिन उनको विश्वास नहीं है, उनको भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि अगर कोई भी आदमी आएगा तो हमको काट करके आगे बढ़ जाएगा। फल ये होता है कि देश की वो तमाम दुर्दशा करते चले जा रहे हैं, दुर्गत में दुर्गत करते चले जा रहे हैं। और ऐसे नाजुक वक्त में जब दुनिया में अर्थव्यवस्था अपने ढलान पर है और वो ये भयंकर आर्थिक मंदी आने वाली है, उसमें जो अपने समाजवादी देश हैं, जो अपने बाहर के देश हैं, उन्हीं से थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकती है कि वो पूरी दुनिया को बैलेंस कर सकते हैं और हमको भी बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी आप जाकर के आपका जो दोहरापन है, आपका जो ये दो मुहापन है कि बाहर कुछ है अंदर कुछ है, उसके चलते वहां पर भी आपने वो
वो अवसर भी आपने खो दिया, और अपना फल ये है कि आप जो डूबते हुए नाव की आप सवारी करना चाह रहे हैं, आप उसमें पूरे देश को आप जी डुबाने के लिए, और उसके लिए आप पूरे देश को बाध्य कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जिस मुद्दे पे चर्चा की है वो मुद्दा बहुत व्यापक मुद्दा है, लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, और हम इस मुद्दे के लिए मतलब बहुजन संवाद प्रतिबद्ध है। और जिस तरीके से गोदी मीडिया उनको एक तरीके से हैकल करने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर मडस्लिंगिंग करने की कोशिश कर रहा है, कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है, बहुजन संवाद के तौर पर हम उसकी निंदा करते हैं। सवाल पूछने का किसी भी पत्रकार को पूरी दुनिया के अंदर अधिकार है। आपको जवाब नहीं देना है, आप कह सकते हैं कि हम जवाब आपको नहीं देना चाहते, लेकिन जिस तरीके से पेश आई है हमारा विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी पेश जिस तरीके से आए हैं, भारत की स्वर्णिम गाथा उन्होंने सुना दी, उसकी कोई वहां पर उस प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में कोई जरूरत वहां पर नहीं थी। और उसके अंदर उस महिला पत्रकार ने कहा था कि मैं उसके ऊपर काउंटर प्रश्न भी करना चाहती हूँ, सप्लीमेंट्री, तो उन्हें वो भी करने का अवसर देते, आपने अपना बोल दिया था, लेकिन वो भी अवसर आपने नहीं दिया। मुझे लगता है कि भारत की प्रतिष्ठा को इससे धक्का ही लगा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है, क्योंकि अमेरिका की डेमोक्रेसी जो है उसका तो सब लोग वास्तविक हाल देख ही रहे हैं। तो इसलिए भारत से बहुत उम्मीद है लोगों की, और इस उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहे हैं हमारे सरकार इस समय। और इसलिए हमने ये कार्यक्रम किया बहुजन संवाद में। दर्शकों से अपील की आप इसे शेयर करें ताकि ये बहस नीचे तक पहुंच सके। और सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो है विभूति नारायण राय साहब, प्रोफेसर उपाध्याय साहब, और युगनाथ शर्मा जी, और रोशन प्रकाश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए थैंक यू।